दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे पीजेंट मूवमेंट के बारे में। ब्रिटिश राज के दौरान कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसीज ने भारत के हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके कारण ये लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हो गए और इसका नतीजा हुआ लैंड का ओवरक्राउडिंग। इसके ऊपर कॉलोनियल लैंड रेवेन्यू सिस्टम और कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल सिस्टम ने पीजेंट्स के सफरिंग को और भी एग्रेवेट कर दिया। इस दौरान पीजेंट्स हाई रेंट, लीगल लेवीज, आर्बिट्री इविक्शंस और अनपेड लेबर जैसे इश्यूज फेस कर रहे थे। लैंड पीजेंट्स के लाइवलीहुड का एकमात्र सोर्स था और ब्रिटिश द्वारा लेवीड हैवी लैंड रेवेन्यू के बोझ तले दबे पीजेंट्स इसे प्रोटेक्ट करने के लिए मनी लैंडर्स का सहारा लेते थे और मनी लैंडर्स इन पीजेंट्स की सिचुएशन का फायदा उठाते हुए दिए हुए लोन अमाउंट पर हाई इंटरेस्ट चार्ज करते थे। कई बार फार्मर्स को अपने लैंड और कैटल मॉर्गेज करने पड़ते थे और लोन अमाउंट पे बैक ना करने की हालत में मनी लैंडर्स मॉर्गेज किए हुए एसेट को सीज कर लिया करते थे, जिसके बाद फार्मर्स टेनेंट्स एट विल, शेयर क्रॉपर और लैंडलेस लेबरर्स बनकर ही रह जाते थे। इतना ही नहीं और कई बार अपने इंटॉलरेबल कंडीशंस के कारण ये पीजेंट्स रॉबरी और डकैती जैसे क्राइम्स में भी इन्वॉल्व हो जाते थे। जल्द ही कॉलोनियल स्टेट अगेंस्ट पीजेंट्स के रिसेंटमेंट्स ने रिवोल्ट का रूप ले लिया। आइए अब हम ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट पीजेंट्स मूवमेंट को डिटेल में देखते हैं। इंडिगो रिवोल्ट 1859 टू 1860। बंगाल में यूरोपियन इंडिगो प्लांटर्स ने पीजेंट्स को एडवांस देकर फोर्सफुली फ्रॉडुलेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करवाते थे और उन्हें हाई पेइंग क्रॉप्स राइस के स्थान पर इंडिगो ग्रो करने के लिए फोर्स करते थे। यूरोपियन प्लांटर्स इन फार्मर्स का डिफरेंट तरीके से एक्सप्लॉयटेशन करते थे। इन फार्मर्स के साथ किडनैपिंग, फ्लॉगिंग, इनके घरों को डिमोलिश करना और जला देना, इनके कैटल को सीज करना, इनके क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करना जैसे क्रूल एक्टिविटीज की जाती थी। और तो और विमेन और चिल्ड्रन पर भी अटैक्स आम बात थी। इन सब अत्याचारों के अगेंस्ट 1859 में नाडिया डिस्ट्रिक्ट में दिगंबर बिस्वास और विष्णु बिस्वास के लीडरशिप में पीजेंट्स ने रिवोल्ट कर दिया और इंक्रीज्ड रेंट के अगेंस्ट रियोट्स रेंट स्ट्राइक पर चले गए। ग्रेजुअली इन पीजेंट्स ने फंड कलेक्शन कर लीगल मशीनरी का सहारा लेते हुए लीगल एक्शन इनिशिएट किया। इन पीजेंट्स के कॉज में बंगाली इंटेलिजेंसिया ने अपने न्यूज़पेपर कैंपेन्स और मास मीटिंग्स द्वारा सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया और उन्हें लीगल बैटल में भी सपोर्ट किया। इनमें एक नाम है हरीश चंद्र मुखर्जी का, जिन्होंने इन पीजेंट्स की प्लाइट को बंगाली न्यूज़पेपर द हिंदू पेट्रियट में डिस्क्राइब किया और दूसरा नाम है दीना बंधु मित्रा का, जिन्होंने इंडियन पीजेंट्री के ट्रीटमेंट को अपने प्ले नील दर्पण में डिपिक्ट किया। पीजेंट्स के रिवोल्ट के कारण गवर्नमेंट ने इंडिगो कल्टीवेशन की इंक्वायरी के लिए इंडिगो कमीशन अपॉइंट की, जिसकी रिकमेंडेशन के बेसिस पर गवर्नमेंट ने 1860 में एक नोटिफिकेशन द्वारा ये डिसीजन लिया कि रायट्स को इंडिगो ग्रो करने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता और सारे डिस्प्यूट्स को लीगल मींस द्वारा सेटल किया जाएगा। इस समय तक प्लांटर्स ऑलरेडी अपनी फैक्ट्रीज क्लोज डाउन कर रहे थे और 1860 के एंड तक बंगाल से इंडिगो कल्टीवेशन वर्चुअली वाइप आउट हो गई। इंडिगो रिवोल्ट के बारे में अब हम देखते हैं पबना अग्रेरियन लीग्स के बारे में। 1870s और 1880s के दौरान ईस्टर्न बंगाल में लार्ज स्केल अग्रेरियन अनरेस्ट विटनेस किया, जिसका रीजन था जमींदारों द्वारा किया जाने वाला ऑपरेशन। जमींदारों ने लीगल लिमिट बियॉन्ड के इंक्रीज कर दी और एक्ट ऑफ 1859 के अंडर टेनेंट्स को ऑक्यूपेंसी राइट्स अक्वायर से प्रिवेंट कर दिया और इसके लिए उन्होंने फोर्सिबल इफेक्शन, सीजर ऑफ कैटल्स एंड क्रॉप्स और प्रोलॉन्ग्ड एंड कॉस्टली कोर्ट लिटिगेशंस जैसे हार्श मेथड्स का यूज किया। जमींदारों के ऑपरेशन के अगेंस्ट 1873 में ईस्ट बंगाल में लोकेटेड पबना डिस्ट्रिक्ट के यूसुफ शाही परगाना में अग्रेरियन लीग द्वारा रेंट स्ट्राइक ऑर्गेनाइज की गई और कोर्ट केसेस के लिए फंड्स कलेक्ट किए गए। पीजेंट्स का ये स्ट्रगल पबना के बाहर ईस्ट बंगाल के दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भी स्प्रेड हो गया। इस स्ट्रगल में मेनली लीगल रेजिस्टेंस का ही यूज किया गया और बहुत ही कम वायलेंस रिपोर्ट की गई। पबना अग्रेरियन लीग को बंकिम चंद्र चैटर्जी, आर.सी. दत्त जैसे इंटेलेक्चुअल्स और सुरेंद्रनाथ बनर्जी के इंडियन एसोसिएशन द्वारा सपोर्ट किया गया। पीजेंट्स का ये डिस्कॉन्टेंट 1885 तक कंटिन्यू रहा। बहुत से केसेस सॉल्व हो चुके थे और बहुत से पीजेंट्स ऑक्यूपेंसी राइट्स भी अक्वायर करने में सक्सेसफुल हुए और फाइनली 1885 में ही पीजेंट्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बंगाल टेनेंसी एक्ट पास की गई। नेक्स्ट अब हम देखेंगे डेक्कन रायट्स के बारे में। डेक्कन रीजन के रायट्स रियोतवरी सिस्टम के अंडर हैवी टैक्सेशन सफर कर रहे थे और मनी लैंडर्स के साथ एक विशियस साइकिल में फंसे हुए थे और ये मनी लैंडर्स मोस्टली आउटसाइडर्स थे। 1864 में अमेरिकन सिविल वॉर के एंड के बाद कॉटन प्राइस क्रैश होना, फिर गवर्नमेंट द्वारा लैंड रेवेन्यू का 50% से इंक्रीज करना
और उसके बाद अनफेवरेबल हार्वेस्ट सीजन जैसे कारणों से पीजेंट्स की कंडीशन और भी वर्स हो गई। पीजेंट्स और मनी लैंडर्स के बीच एस्केलेट होते टेंशन ने 1874 में आउटसाइडर मनी लैंडर्स के अगेंस्ट सोशल बॉयकॉट मूवमेंट का रूप ले लिया और ये मूवमेंट पूना, अहमदाबाद, शोलापुर और सतारा के विलेजेस में स्प्रेड हो गया और जल्द ही इसने अग्रेरियन राइट्स का रूप ले लिया। गवर्नमेंट इस मूवमेंट को रिप्रेस करने में सक्सेसफुल रही और एज कंसोलेटरी मेजर 1879 में डेक्कन एग्रीकल्चरिस्ट्स रिलीफ एक्ट पास की गई। बंगाल के इंडिगो रिवोल्ट और पबना एग्रेरियन लीग्स की तरह ही डेक्कन रायट्स को भी महाराष्ट्र के मॉडर्न नेशनलिस्ट इंटेलिजेंसिया ने सपोर्ट किया। डेक्कन रायट्स के बाद अब देखते हैं 20th सेंचुरी के पीजेंट्स रेवोल्यूशन के बारे में, जिसे गांधी जी ने लीड किया था। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे 1917 में हुए चंपारण सत्याग्रह के बारे में। बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में इंडिगो फार्मर्स यूरोपियन प्लांटर्स के तिनखतिया सिस्टम्स से परेशान थे। इन फार्मर्स को अपने लैंड के 3/20 पार्ट में इंडिगो ग्रो करने के लिए फोर्स किया जा रहा था और यूरोपियन प्लांटर्स इसे एक फिक्स्ड प्राइस पर इसे परचेज करते थे। 1917 में राजकुमार शुक्ला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मजहर उल हक और जे.बी. कृपलानी जैसे लीडर्स के साथ गांधी जी चंपारण आते हैं और इस ऑप्रेस्ड प्रैक्टिस के अगेंस्ट इंडिया में अपना पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। इसके बाद गवर्नमेंट द्वारा एक इंक्वायरी कमेटी अपॉइंट की गई जिसमें गांधी जी भी मेंबर थे। इस सिविल डिसोबीडियंस का नतीजा ये हुआ कि पीजेंट्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए चंपारण अग्रेरियन एक्ट इनैक्ट की गई। चंपारण के बाद नेक्स्ट हम देखेंगे 1918 में हुए खेड़ा सत्याग्रह के बारे में, जो इंडिया में गांधी जी द्वारा किया पहला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था। 1918 में गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में क्रॉप फेलियर हुई, लेकिन गवर्नमेंट ने लैंड रेवेन्यू रिमिट करने से मना कर दिया। गांधी जी ने फार्मर्स से टैक्स ना देने की अपील की। गांधी जी के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल और नरहरि पारेख जैसे लीडर्स ने फार्मर्स का सपोर्ट किया और उन्हें नेसेसरी पॉलिटिकल लीडरशिप प्रोवाइड की। पटेल ने दूसरे लीडर्स और खेड़ा के फार्मर्स के साथ मिलकर टैक्स रिवोल्ट ऑर्गेनाइज की। इसके बाद सिचुएशन को देखते हुए गवर्नमेंट ने उस पर्टिकुलर ईयर के लिए टैक्स सस्पेंड कर दिया और साथ ही नेक्स्ट ईयर के लिए रेट रिड्यूस करते हुए फार्मर्स की कन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी भी रिटर्न कर दी। खेड़ा के नॉन कोऑपरेशन के बाद आइए अब देखते हैं किसान सभा मूवमेंट के बारे में। होम रूल एक्टिविस्ट्स के एफर्ट्स के कारण यूपी में किसान सभा को ऑर्गेनाइज किया गया। इसके बाद फरवरी 1918 में गौरी शंकर मिश्रा और इंदिरा नारायण द्विवेदी द्वारा यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा एस्टेब्लिश की गई, जिसे महामना मदन मोहन मालवीय ने भी सपोर्ट किया। मालवीय जी के अलावा झिंगुरी सिंह, दुर्गपाल सिंह और बाबा रामचंद्र जैसे प्रोमिनेंट लीडर्स यूपी किसान सभा से जुड़े हुए थे। इसके बाद अक्टूबर 1920 में अवध किसान सभा को एस्टेब्लिश किया गया। अवध किसान सभा ने पीजेंट्स को बेदखली लैंड की टाइलिंग रिफ्यूज करने के लिए अपील की और साथ ही हरी और बेगर जैसे अनपेड लेबर को भी ऑफर करने से मना किया और अपने डिस्प्यूट्स को पंचायत में सॉल्व करने के लिए सजेस्ट किया। जनवरी 1921 आने तक पीजेंट मूवमेंट की एक्टिविटीज मास मीटिंग्स और मोबिलाइजेशन से लूटिंग ऑफ बाजार्स, हाउसेस, ग्रैनरीज में चेंज हो गई और इसके साथ ही पुलिस के साथ क्लैशेस के इंसिडेंट्स भी सामने आने लगे। रायबरेली, फैजाबाद और सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट्स इन सारे एक्टिविटीज का सेंटर पॉइंट रही। जल्द ही गवर्नमेंट सप्रेशन और अवध रेंट अमेंडमेंट एक्ट के पास होने के कारण मूवमेंट शांत हो गया। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं एका मूवमेंट के बारे में। 1921 के एंड में यूनाइटेड प्रोविंस के नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स जैसे हरदोई, बहरीच और सीतापुर जैसे रीजन्स में हाई रेंट ऑपरेशन और शेयर रेंट जैसे प्रैक्टिसेस के कारण पीजेंट डिस्कंटेंट रीसर्फेस होने लगा और इसी कारण राइज हुआ एका या यूनिटी मूवमेंट का। इस मूवमेंट में मदारी पासी, अदर लो कास्ट लीडर्स और छोटे जमींदार्स ने लीडरशिप संभाली, लेकिन मार्च 1922 तक गवर्नमेंट ने सीवियर रिप्रेशन यूज कर इस मूवमेंट को एंड कर दिया। ईका के बाद अब देखते हैं मालाबार रीजन में हुए मापिला रिवोल्ट के बारे में। मालाबार के मापिलास मुस्लिम टेनेंट्स थे और वहां के ज्यादातर लैंडलॉर्ड्स हिंदू थे। मापिला टेनेंट्स जमींदार्स के ऑपरेशन के अगेंस्ट अपने रिसेंटमेंट एक्सप्रेस कर रहे थे, जिसने एक मूवमेंट का रूप ले लिया और इसके बाद ये मूवमेंट खिलाफत मूवमेंट के साथ मर्ज हो गया। खिलाफत मूवमेंट के लीडर्स जैसे गांधी जी, शौकत अली और मौलाना आजाद ने मापिला मीटिंग्स को भी एड्रेस किया, लेकिन नेशनल लीडर्स के अरेस्ट होने के बाद ये मूवमेंट लोकल मापिला लीडर्स के हाथों में आ गया। अगस्त 1921 में प्रीस्ट लीडर अली मुजाहिर के अरेस्ट के बाद इस मूवमेंट ने लार्ज स्केल रायट्स का रूप ले लिया, जिसमें मोस्टली ब्रिटिश अथॉरिटी के सिंबल्स और हिंदू जमींदार्स को टारगेट किया गया। आखिर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिशर्स को मार्शियल लॉ इंपोज करनी पड़ी। मापिला मूवमेंट एक एंटी गवर्नमेंट
और एंटी लैंडलॉर्ड मूवमेंट के रूप में स्टार्ट हुआ था, पर इसने कम्युनल एंगल एक्वायर कर लिया। इस कम्युनलाइजेशन के कारण मापिलास का खिलाफत मूवमेंट से कंप्लीट आइसोलेशन हो गया और दिसंबर 1921 तक इस मूवमेंट का डाउनफॉल हो गया। आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं जनवरी 1926 में हुए बरदोली सत्याग्रह के बारे में। सूरत के बरदोली में ऑथोरिटीज ने लैंड रेवेन्यू को 30% से इंक्रीज करने का डिसीजन लिया, जिसके अगेंस्ट में कांग्रेस ने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया और इसकी इंक्वायरी के लिए बरदोली इंक्वायरी कमेटी सेट की गई। फरवरी 1926 में वल्लभ भाई पटेल ने इस मूवमेंट को लीड किया। आपको बता दें, इस मूवमेंट के दौरान बरदोली के विमेन ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल दिया था। मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए पटेल ने तालुका में 13 छावनी या वर्कर्स कैंप्स ऑर्गेनाइज किए और पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज करने के लिए बरदोली सत्याग्रह पत्रिका की पब्लिशिंग शुरू की गई। के.एम. मुंशी और लालजी नारायण जी ने मुंबई लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिजाइन कर दिया। सिचुएशन एस्केलेट हो रही थी और टेंशन इतनी बिल्डअप हो गई कि खुद गांधी जी को बरदोली जाना पड़ा। एस्केलेटिंग सिचुएशंस को देखते हुए गवर्नमेंट ने एक कमिटी सेटअप की। इस कमिटी ने माना कि 30% रेवेन्यू हाइक अनजस्टिफाइड है और ये रेकमेंड किया कि केवल 6.03% हाइक ही जस्टिफाइड होगी। बरदोली के बाद अब हम बात करेंगे ऑल इंडिया किसान सभा की। ऑल इंडिया किसान सभा की फाउंडेशन स्टोन अप्रैल 1936 में लखनऊ में रखी गई थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती को इसका प्रेसिडेंट और N.G. रंगा को इसका जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। इसके साथ ही इंदुलाल याग्निक के अंडर एक किसान मैनिफेस्टो और पीरियोडिकल स्टार्ट की गई। ऑल इंडिया किसान सभा और कांग्रेस ने 1936 में अपना सेशन कंडक्ट किया। 1937 के प्रोविंशियल इलेक्शंस के कांग्रेस मैनिफेस्टो और खासकर अग्रेरियन पॉलिसी AIKS के एजेंडा से स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड था। इलेक्शंस में जीत के बाद कांग्रेस प्रोविंशियल रूल के अंडर 1937 से 1939 का पीरियड पीजेंट मूवमेंट और एक्टिविटीज के लिए हाई वाटरमार्क रहा। आइए अब देखते हैं प्रोविंसेस में हुए पीजेंट एक्टिविटीज को। मालाबार रीजन में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एक्टिविस्ट्स ने पीजेंट्स को मोबिलाइज करने का काम किया और इस दौरान कई सारे कर्षक संघम्स या पीजेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्टेंस में आए। मालाबार टेनेंसी एक्ट 1929 के अमेंडमेंट के लिए किया गया कैंपेन इस रीजन का वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट कैंपेन था। वहीं आंध्र रीजन में एंटी जमींदारी मूवमेंट राइज पर था और प्रोविंशियल रायट्स एसोसिएशंस एक्टिव हो रहे थे। 1933 में N.G. रंगा ने इंडिया पीजेंट्स इंस्टीट्यूट सेटअप की और 1936 के बाद कांग्रेस सोशलिस्ट्स ने पीजेंट्स को ऑर्गेनाइज करने का काम किया। लोगों में अवेयरनेस इंक्रीज करने के लिए कई स्थानों पर समर स्कूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स हेल्ड किए गए। इन स्कूल्स में PC जोशी, अजय घोष और R.D. भारद्वाज जैसे लीडर्स ने लोगों को एड्रेस भी किया। बिहार की बात करें तो यहाँ सहजानंद सरस्वती के साथ कार्यानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा, राहुल संकीर्तियन जैसे लीडर्स पीजेंट्स इशू के लिए एक्टिवली काम कर रहे थे। 1935 में प्रोविंशियल किसान कॉन्फ्रेंस ने एंटी जमींदारी स्लोगन अडॉप्ट किया। इसके बाद बकश्त लैंड इशू के ऊपर गवर्नमेंट एक रेजोल्यूशन लेकर आई जो सभा को मंजूर नहीं थी और इसके कारण सभा और कांग्रेस के बीच रिफ्ट्स आ गई और अगस्त 1939 आते आते मूवमेंट का डाउनफॉल हो गया। उधर पंजाब में पंजाब नौजवान भारत सभा, कीर्ति किसान पार्टी, कांग्रेस और अकलिस ने पीजेंट्स कॉज के लिए एक्टिवली मोबिलाइजेशन कर रहे थे। फिर 1937 में पंजाब किसान कमेटी ने इस मूवमेंट को न्यू डायरेक्शन दिया। वेस्टर्न पंजाब के लैंडलॉर्ड्स इस मूवमेंट के मेन टारगेट्स थे। इनका यूनियनिस्ट मिनिस्ट्री में भी डोमिनेंस था। अमृतसर और लाहौर में लैंड रेवेन्यू के रीसेटलमेंट और वाटर कैनाल्स के इंक्रीज्ड रेट्स जैसे इशू के अगेंस्ट पीजेंट्स ने स्ट्राइक कर दिया और अल्टीमेटली उनकी जीत हुई। वेस्ट पंजाब के मुस्लिम टेनेंट्स एट विल और साउथ ईस्टर्न पंजाब के हिंदू पीजेंट्स मोस्टली इस मूवमेंट से अनअफेक्टेड ही रहे। इसके अलावा बंगाल के बर्दावन और साउथ 24 परगनाज, असम के सुरमा वैली और ओडिशा के सेंट्रल प्रोविंसेस और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस में भी जोर शोर से पीजेंट इशू के लिए आवाजें उठाई जा रही थी। वर्ल्ड वॉर 2 के आगाज के बाद कम्युनिस्ट्स ने प्रो वॉर अप्रोच अपनाया और इस रीजन से AIKS कम्युनिस्ट और नॉन कम्युनिस्ट लाइन स्प्लिट हो गई। इसके बाद सहजानंद सरस्वती, इंदुलाल याग्निक और N.G. रंगा ने सभा से दूरी बना ली, लेकिन इसके बाद भी किसान सभा पीजेंट्स कॉज के लिए एक्टिवली काम करती रही और 1943 के फैमिन में किसान सभा के एक्टिविटीज खास तौर पर नोटेबल रहे। अब देखते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की कहानी।
तेभागा मूवमेंट। नॉर्थ बंगाल में शेयर क्रॉपर्स जोतेदास के रेंटेड लैंड पर काम किया करते थे और जोतेदास उनका एक्सप्लोटेशन करते रहते थे। इन शेयर क्रॉपर्स को बरगरदार, बकचास्त और अध्यार भी कहा जाता था। लैंड के यील्ड को अधियार प्रथा या हाफ हाफ सिस्टम के तहत कल्टीवेटर और लैंड ओनर्स के बीच इक्वली डिवाइड किया जाता था। पोस्ट वॉर पीरियड में कंट्री के पुअर इकोनॉमिक सिचुएशन और बंगाल फैमिन ने पीजेंट्स की सिचुएशन को और भी वर्स बना दिया था। इकोनॉमिक सिचुएशन, पॉलिटिकल अनरेस्ट और अनबियरेबल सोशल कंडीशंस के कारण सितंबर 1946 में बंगाल प्रोविंशियल किसान सभा ने बरगरदार्स के राइट्स के लिए मास स्ट्रगल का आगाज किया। इनकी डिमांड थी हार्वेस्टेड क्रॉप्स में तेभागा या 2/3 शेयर पीजेंट्स के लिए होना चाहिए। इस मास स्ट्रगल को तेभागा मूवमेंट का नाम दिया गया। इस मूवमेंट का स्टॉर्म सेंटर नॉर्थ बंगाल रहा और खास तौर पर इसमें ट्राइबल ओरिजिन के लो कास्ट राजवंशीज और मुस्लिम्स का सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेशन देखा गया। बरगरदास का ये 2/3 डिमांड फ्लाउड कमीशन से इंस्पायर्ड था, जिसे 1938 में बंगाल के मिजरेबल एग्रीकल्चर स्टेट को रिव्यू करने के लिए सेट किया गया था। इस मूवमेंट को कम्युनिस्ट काडरा और अर्बन एरियाज के स्टूडेंट्स का सपोर्ट मिला। जनवरी 1947 में मुस्लिम लीग ने कैलकाटा गजेट में बंगाल बरगदर्स टेम्पररी लेजिस्लेशन बिल पब्लिश करवाया, जिसने इस मूवमेंट को और भी बूस्ट अप किया। इस बिल के अगेंस्ट जोतेदार्स ने गवर्नमेंट से अपील की और साथ ही पुलिस से मूवमेंट को सप्रेस कराने की कोशिश की। वहीं उस समय हो रही दूसरी पॉलिटिकल डेवलपमेंट के कारण ये बिल कभी लॉ में कन्वर्ट नहीं हो पाई। तेभागा मूवमेंट पुअर पीजेंट्स और ट्राइबल शेयरक्रॉपर्स के पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस के डेवलपमेंट को रिफ्लेक्ट करता है और ये मूवमेंट इंडिया के अग्रेरियन मूवमेंट की हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट बनकर उभरा। अब देखते हैं तेलंगाना मूवमेंट के बारे में, जिसे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बिगेस्ट गुरिल्ला वॉर कंसिडर किया जाता है। इस मूवमेंट ने करीब 3000 विलेजेस और 3 मिलियन पॉपुलेशन को अफेक्ट किया। निजाम के अंडर हैदराबादी प्रिंसली स्टेट में उर्दू स्पीकिंग मुस्लिम एलीट हिंदू, तेलुगु, मराठी और कन्नड़ा स्पीकिंग पॉपुलेशन के ऊपर रूल कर रहे थे। निजाम के रेन में पॉलिटिकल और सिविल लिबर्टीज ना के बराबर ही थी और इसके साथ ही देशमुख्स, जागीरदार्स और दोराज या लैंडलॉर्ड्स फोर्स्ड लेबर या वेथी और इल्लीगल एक्सट्रैक्शन के थ्रू पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। वर्ल्ड वॉर के वक्त कम्युनिस्ट लेड गुरिल्लाज ने आंध्र महासभा के थ्रू तेलंगाना के विलेजेस में अपना स्ट्रॉन्ग बेस बनाया और वेथी एक्सेसिव रेंट्स जैसे इश्यूज के अगेंस्ट स्ट्रगल्स ऑर्गेनाइज करने लगे। जनगांव नालुक के नलगोंडा में एक देशमुख के ठग ने एक विलेज मिलिटेंट की हत्या कर दी, जिसके बाद जुलाई 1946 में पीजेंट्स की अपराइजिंग शुरू हुई और ये अपराइजिंग वारंगल और खमाम तक भी स्प्रेड हो गई। इस अपराइजिंग के दौरान पीजेंट्स ने खुद को विलेज संगम्स में ऑर्गेनाइज किया और अटैक करने के लिए इन्होंने लाठी, स्टोन स्लिंग्स और चिली पाउडर को अपना वेपन बनाया। जाहिर सी बात है कि इन पीजेंट्स को ऑथोरिटी के ब्रूटल रिप्रेशन का भी सामना करना पड़ा और फाइनली जब इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने हैदराबाद का कंट्रोल अपने हाथ में लिया, तब ये मूवमेंट शांत हुआ। इन पीजेंट मूवमेंट्स ने पोस्ट इंडिपेंडेंस अग्रेरियन रिफॉर्म्स के लिए एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया और इन्हीं मूवमेंट की इंस्पिरेशन से जमींदार एबोलिशन जैसे स्टेप्स लिए गए। ये मूवमेंट नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी पर बेस्ड थे और डाइवर्स एरियाज में होने के बावजूद इन मूवमेंट्स का ओवरऑल नेचर सेम ही था। तो दोस्तों, पीजेंट मूवमेंट पर ये था हमारा वीडियो। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ।